हेलो स्टूडेंट, ग्रामर विभाग में अब तक हम उपसर्ग और प्रत्यय एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। आपको उसका वीडियो भी मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फेयर बुक में वो लिख लिया होगा। आज हम व्याकरण विभाग में ऐसा ही एक दूसरा चैप्टर जो है वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता। कौन सा है? वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता। ये चैप्टर को आज हम देखेंगे। ये चैप्टर हम टॉपिक अनुसार क्रमिक रूप में देखने वाले हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी भी रहे और उसके जो नियम है उसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है वो भी आपको पता चले। तो आइए आज हम देखते हैं पहले वर्ण विच्छेद और अनुस्वार के बारे में। बराबर? तो वर्ण विच्छेद क्या है आपको पता चल गया होगा। विच्छेद यानी काटना, अलग करना, जुदा करना। बराबर? तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करना। अब वर्ण क्या है मित्रों? तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, ये सारे वर्ण हैं। बराबर? उसको अक्षर के रूप में हम लेते हैं। छोटे छोटे वाक्य में, बड़े बड़े वाक्य रचना में उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसके लिए पहले वर्ण की परिभाषा तथा उसकी व्यवस्था के बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ण की परिभाषा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था से। बराबर? तो वर्ण व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो भाषा है वह ध्वनि के द्वारा प्रकट होती है, जिसमें से हम आवाज़ निकलती है, जिस भाषा को हम वाचिक रूप में प्रकट करते हैं। तो ध्वनियों को लिखित प्रतीकों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यानी कि हम जो हस्ताक्षर लिखते हैं वो ध्वनि की लिखित भाषा है, लिखित प्रतीक है उसके। बराबर? हम छोटी से छोटी ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी से छोटी जो ध्वनि है उसका जो प्रतीक है उसको हम वर्ण कहते हैं। इसके खंड नहीं हो सकते हैं, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता है वर्ण को। बराबर? तो वर्ण की परिभाषा क्या है? तो भाषा का जो छोटे से छोटा जो ध्वनि चिन्ह है जिसका खंड न हो सके, विभाजन न हो सके, अलग न हो सके, वो वर्ण कहलाता है। बराबर? क्या है? भाषा का छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके खंड न हो सके वो वर्ण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दिया है क, च, ट, त, प, अ और ई। अब आपने देखा होगा मित्रों यहाँ पे क, च, ट, त और प ये हलंत है। अब हलंत किसको कहते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से जो बनता है अक्षर, वर्ण। बराबर? तो यहाँ पर जिसमें वर्ण नहीं है ऐसे, जिसमें स्वर नहीं है ऐसे वर्ण, जैसे कि ये क, मैं बोलता हूँ उसको उच्चार पद्धति याद रखना। क, च, ट, त, प और उसके बाद दो स्वर दिए हैं अ और ई इत्यादि। अब वर्णमाला की बात आती है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह, ये याद रखना मित्रों, क्रमबद्ध समूह जिसे वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में जो वर्णमाला है उसको देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। मानक यानी शुद्ध, मानक का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो मानक जो देवनागरी वर्णमाला है
उसके अंदर जो स्वर है वो 11 है। कितने हैं? 11 है। जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। फिर से एक बार देखते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। बराबर? समझ में आ गया? कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। और 11 स्वर इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप में आए हैं। अब स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय, स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय उनका यथारूप प्रयोग नहीं किया जाता। फिर से एक बार देखते हैं। स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय उनका यथारूप, यानी कि ये है ऐसे, ये यथारूप है, जैसा है वैसा प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनकी निम्नलिखित मात्राओं का प्रयोग किया। मात्रा यानी चिन्ह, प्रतीक जिसे हम बोलते हैं। जैसे पे ये अ है, आ है, ये स्वर है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। अब इसको जो मात्राएं लगती है, लिपि जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी देखो यहाँ पे नीचे दी है। अ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है क्योंकि अ स्वतंत्र है। अ के अंदर आ एक मात्रा लगी है तो आ हुआ। ई, ये छोटी ई है तो रस्व हुआ, तो रस्व का चिन्ह है यहाँ पे देखो, रस्व। यहाँ पे बड़ी ई है तो दीर्घ का जो पीछे लगती है तो बड़ी मात्रा लगी है जिसे दीर्घ ई बोला जाता है। यहाँ पे 7 7 उसके अर्थ में है ऊ, छोटा ऊ, उसको बोलते हैं रस्व ऊ। यहाँ पे बड़ी मात्रा लगी है, उल्टी मात्रा लगती है जिसे बोलते हैं दीर्घ ऊ। यहाँ पे री लगा है, र के अर्थ में लगा है, बराबर। यहाँ पे ए एक मात्रा के रूप में लगा है लेकिन वो बताया नहीं गया है, साइलेंट है। और यहाँ पे आई, आई मात्रा एक है लेकिन जब बोलते हैं हम तो आई यानी कि 2 मात्रा के रूप में बोला जाता है, इसीलिए इसमें 2 मात्रा लगी है। यहाँ पर एक मात्रा यानी कि स्टैंडिंग लाइन है और एक मात्रा लगी है तो ओ हो जाता है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन के साथ 2 मात्राएं लगी है तो औ हो जाता है। तो आई बात समझ में कि स्वर को कैसे कैसे किस किस मात्रा में हम यूज़ करते हैं। ये मात्रा को याद रखना मित्रों जरूरी है, क्योंकि जब वाक्य में, शब्द में ये स्वर उपयोग में आते हैं तो उसके साथ कौन सी मात्रा लगने से कैसा शब्द बनता है, उसमें जो वर्तनी दोष जो रह जाते हैं, अगर वर्तनी दोष को दूर करना हो तो ये मात्राओं को उच्चार के साथ याद करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी मैंने बोला था अ, आ, देखो ये मैं छोटा उच्चार करता हूँ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कई जगह पर मैंने छोटी मात्रा का जब उपयोग होता है तो क्या होता है, उसका ह्रस्व यानी छोटा उच्चार होता है। जब बड़ी मात्रा का उपयोग होता है तो उसका दीर्घ यानी लंबा उच्चार होता है। आपको ये याद रखना है और बार बार उच्चारों को प्रैक्टिस करते रहना है। अब जो अ की मात्रा है वो अलग से नहीं होती है, उसको व्यंजन के अंदर ही समाया गया है, निहित हो गई है वो। अब अनुस्वार जो है तो अम जो है, गुजराती में हम स्वर में अम को भी समावेश करते हैं, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में अम को अनुस्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? अम। अब विसर्ग है तो विसर्ग में अ के साथ ये जो बिंदु है छोटे 2, उसको अह, अह ऐसा बोला गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो और संस्कृत की जो लिपि है वो दोनों एक है, सेम है। तो जिस तरह से संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह हिंदी देवनागरी में भी ये सारी लिपियाँ, स्वर, व्यंजन, उनका प्रयोग किया जाता है।
इसीलिए अम अनुस्वार है और अह विसर्ग है। बराबर। अब यहाँ पे भाषा के उच्चारण की दृष्टि से दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, मूर्धा, इसी तरह से 5 प्रकार में अंतस्थ और ऊष्माक्षर और आगत, इसी तरह से उसका एक वर्गीकरण किया गया है। बाद में हम पूरा वर्गीकरण देखेंगे, अभी हम समझने के लिए वर्ण विच्छेद को, ये सारे वर्गीकरण को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क वर्ग है, बराबर। तो क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? तो क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। इसको अंग बोलते हैं, बराबर। च वर्ग में च से शुरू होता है, इसीलिए च वर्ग है। तो च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और इसको ईय क्या बोलते हैं? ईय, ईय बोलते हैं। उसी तरह ट वर्ग जो ट से शुरू होता है, तो ट, ठ, ड, ढ, अण, अंग और ढ। समझ गए? तो उसी तरह से ट वर्ग आ गया। अब दूसरा जो है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न, बराबर है। उसी तरह प वर्ग में देखें तो प, फ, ब, भ और म, बराबर। उसी तरह से अंतःस्थ य, र, ल और व, अंतस्थ लास्ट में जो ज़्यादातर आते हैं वो। उष्म जो हवा के साथ नासिका की, बराबर, उच्छ्वास के साथ जो बोला जाता है वो श। मैं बोलता हूँ उच्चार देखना, श, श, स और ह। ये बोलते समय आपके उच्छ्वास जो है वो बाहर आते हैं और इसीलिए उसको ऊष्माक्षर, क्योंकि हमारी जो उच्छ्वास है वो गर्म है, उष्म है, इसीलिए उसके द्वारा, उस ऑर्गन के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं श, श, स और ह, उसको ऊष्माक्षर बोला जाता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद है आगत वर्ण। आगत यानी बाहर से आई हुई भाषाओं में जो वर्ण प्रयोग में आते हैं वो, बाहर से आई हुई भाषा में जो वर्ण उपयोग में आते हैं वो, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, ये सारे जो वर्ण हैं वो इस तरह से उपयोग में आते हैं। जैसे कि ओ, इसको विवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत यानी लंबा, थोड़ा लंबा, बहुत लंबा नहीं, थोड़ा लंबा। अक्टूबर, ऑफिस, डॉक्टर जो बोला जाता है ना, उसी तरह से। इसके बाद है ज और फ, ये नुक्ता में प्रयोग होते हैं, ज और फ। आपको ये दोनों याद रखना है मित्रों, और ये तीनों को, बराबर, क्योंकि ये अंग्रेजी में यूज़ होता है, ये अरबी और फारसी में, उर्दू में यूज़ होता है। तो आपको जब नुक्ता हम पढ़ेंगे तो उस समय इस तीनों आगत वर्ण को आपको ध्यान से समझकर याद रखना है। अब उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, त और र, ज्ञ और स्र, श्री का स्र। तो ये जो 4 जो व्यंजन है उसको संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ व्यंजन बोला जाता है। बाद में हम देखेंगे इसको आगे और कैसे जुड़ा जाता है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, प्राथमिक रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, पूरा बेस लेकर जा रहे हैं, ताकि आपकी समझ में पूरा चैप्टर अच्छी तरह से आ जाए। वर्णमाला से लेकर स्वर, पूरा व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, मानक स्वर सभी आपकी समझ में आ जाएंगे, बराबर है। तो फिर से एक बार देखते हैं। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, अण, अंग, ड। त वर्ग का मतलब है त, थ, द, ध और न। प वर्ग का मतलब है प, फ, ब, भ
भ और म। अब अंतस्थ वर्ण में है य, र, ल और व। ऊष्माक्षर में क्या है? ऊष्मा में श, श, स और ह। आगत वर्ण में क्या है? ओ, ज, फ। मैं बोलता हूँ वो भी देखो, ज, फ। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये जो पूरा जो वर्गीकृत जो बनाया हुआ है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, तो क से लेकर प वर्ग में जो पांचवा जो वर्ण है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी में जो पांचवा अक्षर है, क्या है? पांचवा अक्षर वर्ण, उसको बोला जाता है पंचम वर्ण। बराबर? आपको ये याद रखना है। इसमें कौन सा है? अंग, इसमें ईय, इसमें अण, इसमें न और इसमें म। ये पांचों जो है उसको पंचम वर्ण भी बोला जाता है। आपको ये याद रखना है मित्रों। ये 5 जो वर्ण है सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पूरे ग्रामर में। उसके आधार पर नियमों के अनुसार जो परिवर्तन आएगा वो आपको समझना है अच्छी तरह से। तो ये वर्णमाला जो है बताई मैंने, वो क से लेकर प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और आगत और संयुक्त, ये पूरा आपको कंठस्थ कर लेना है पंचम वर्ण के साथ। समझ गए? और तभी आपको अच्छी तरह से ये ग्रामर में समझ में आएगा। दूसरा जो है अनुस्वार और अनुनासिक। बराबर? पहले हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे, बाद में जानेंगे अनुनासिक के बारे में। तो पहले ठीक से आप अनुस्वार किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे है कि स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले, फक्त नाक से निकले, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर से एक बात देखो कि स्वरों के उच्चारण में यदि अगर हवा सिर्फ फक्त केवल नासिका से ही निकलनी चाहिए तो उसे बोलते हैं अनुस्वार। इसका जो चिन्ह है वो बिंदी है, जो ऊपर दिखाई दिया है, लाइन के ऊपर बिंदी है ना, वो अनुस्वार। जैसे यहाँ पे है देखो, एवं में ये है जो है वो अनुस्वार की बिंदी है, तो बिंदी है। तथा यह चिन्ह वर्णों के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रहा? क्या है? सिर्फ नासिका से हवा निकले उसको अनुस्वार कहते हैं, और उसका चिन्ह है वो बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपको अनुस्वार का प्रयोग करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में देखते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार अनुस्वार के प्रयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, अतः इसका प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक हम देख चुके थे वो वर्णमाला में अम, बराबर है, तो पहला हमारा अनुस्वार था। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, अनुस्वार के रूप में सिर्फ अम नहीं आता है। ये हम अभी यहाँ नीचे जो नियम दिए हैं उसके आधार पर स्पष्ट करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अम कैसे लगता है, कहाँ पर लगता है और किस स्थिति में लगता है। तो पहला जो है हमने देखा था वो अम अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पंचम वर्णों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ण मैंने आपको बताया था, अंग है, य है, हण है, म है, न है, जो है वो सारे पंचम वर्ण है। मित्रों आपको ये कंपलसरी याद रखना है, वर्णमाला का पूरा क से लेकर प तक का पूरा।
च तक का, प तक का सभी, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी आपको ये सब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बराबर है, इसीलिए वो मैंने पहले ही आपको दे दिया है, जो आपका बेसिक है। अब बात आती है कि हिंदी की मानक वर्तनी, मानक यानी शुद्ध वर्तनी, शुद्ध रूप, इसके प्रयोग को विस्तार से दिया गया है। अब भिन्न भिन्न अलग अलग नासिक्य व्यंजनों के स्थान पर जो बिंदु का, अनुस्वार का जो प्रयोग किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देते हैं। पहला जो शब्द है गंगा, इसमें आपको अंग, ये बीच वाला है ना, वो अंग, बाद में लिखा है गंगा, अनुस्वार बनाया, अंग चला गया, उसके आधार पर लगा बिंदी लगी, ये लगी ना और ग के ऊपर, तो बना गंगा। अब कैसे बना, तो क वर्ग से बना, क्योंकि क ख ग और क ख ग और अंग, बराबर। तो कंठ व्यंजन है ये, कौन सा व्यंजन है, यानी कि कंठ में से बोला जाता है, गले में से बोला जाता है, कंठ स्वर पेटी से। पंचम वर्ण है इसका अंग, उसका अनुस्वार में परिवर्तन हुआ तो बन गया इसी तरह से गंगा, ये बोलते हैं मानक रूप, शुद्ध रूप। मंजूषा, मंजूषा यानी इच्छा, तो मंजूषा में अंग, मंजूषा लिया गया है, अंग, बराबर। तो मंजूषा च वर्ग है, लेकिन य का रूप लिया है, बोला जाता है मंजूषा, लेकिन यहाँ पे है य, आधा रूप है उसका, बराबर। तो च वर्ग में तालव्य व्यंजन, यानी कि तालु में से बोला जाता है, पंचम वर्ण है, और इसीलिए य का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ तो बन गया मंजूषा। च छ ज झ वाला जो है ना, उसमें यह आता है, मैंने अभी आपको आगे बताया है, बराबर। दूसरा है कंठ, यानी कि अण आया, लेकिन आधा है, शुद्ध रूप है उसका कंठ। कैसे बना, ट वर्ग से बना, ट वर्ग में से अण, पंचम वर्ण जो है उसके आधार पर इसको बनाया गया है, तो पंचम वर्ण अण का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। चंद्र, आधा न है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पूर्ण मानक रूप बना चंद्र, अनुस्वार बिंदी चंद्र। त वर्ग, त थ द ध और न, जो दांत में से बोला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं दंत्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, दंत्य व्यंजन। ऊपर का बोला गया है मूर्धा में से, तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। दांतों के नीचे जो गादी है ना, उसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, ये बोला जाता है दंत्य व्यंजन। उसका जो पंचम वर्ण है, पांचवा अक्षर न, उसका अनुस्वार में परिवर्तन हुआ तो बन गया चंद्र। देखो न बोला जाता है आधा, चंद्र। कंठ, मंजूषा, गंगा, बराबर। तो उसी तरह है रंभा, तो रंभा म, रंभा, तो रंभा में यहाँ पे रंभा, यहाँ पे अनुस्वार बिंदी रंभा, मानक रूप। तो प वर्ग आया, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो प वर्ग हुआ ओष्ठ व्यंजन, यानी कि इसको बोलते समय आपके ओठ बंद होते हैं, खुलते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। पंचम वर्ण म का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, पंचम वर्ण म का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ, इसीलिए रंभा अनुस्वार में रंभा, प वर्ग में ओष्ठ व्यंजन में इसी तरह से उसका परिवर्तन हुआ। अब अनुस्वार के पश्चात य, पश्चात यानी उसके बाद य, र, ल और व तथा ह आने वाले शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जब ये आते हैं तब अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, हम बोलते हैं ना अंतस्थ और उष्माक्षर, ये भी इसमें आते थे, आपने देखा होगा, बराबर। तो ये उसमें आते हैं।
अर्थात यानी कि ऐसी जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं होता जहाँ ये शब्द आते हैं, बराबर। जैसे मान्य वर्ण, मान्य, यह आया न्य, तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी। अम्ल, म आया लेकिन ल है बाद में, य र ल, तो ल है इसीलिए अनुस्वार नहीं लगेगा, बराबर है। अम्ल हो गया। तुम्हारा, तुम्हारा में भी म आया है, बाद में ह है, देखो यहाँ पे ह है, तो ये य र ल और ह, ये 5 अगर आते हैं तो उस समय अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जैसे है मूल रूप में वैसे ही लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा द्वित्व, डबल, द्वित्व डबल बार बोला जाता है, वो वर्णों के आने पर, द्वित्व वर्णों के आने पर यहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। द्वित्व में क्या है? सन्नाटा, न के साथ न, 2 बार आए न, तो यहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा। सम्मान, म के साथ म लगा, 2 बार लगा। उन्नति, न के साथ न, उन्नति डबल बार लगा, तो 2 बार जब आते उसको बोलते हैं द्वित्व। तो जब ऐसे वर्ण आते हैं तो भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। आपको ये 2 बातें याद रखनी है मित्रों। कौन सी? य, र, ल, व और ह आए ऐसे शब्दों में, और दूसरा द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कतई भी किया नहीं जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हम उसके आधार पर कुछ यहाँ पे आंसर के साथ कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो, संवाद, स के ऊपर अम है ना, संवाद। मंद, म के ऊपर देखो अनुस्वार। संयुक्त, स के ऊपर देखो संयुक्त, य है, संयुक्त। मंजिल, मंजिल, मैं बोलता हूँ ध्यान में रखना कैसे अनुस्वार आया। मंजिल। गंगा, अभी आगे देख गए हम। मंगल, मंगल, बराबर उसी तरह से म पर आया। संसार, न आया, संसार पंचम वर्ण। संगम, संगम, बराबर पंचम वर्ण। चंचल, न, चंचल, न पंचम वर्ण। संयोग, संयोग, इय, संयोग। कंठ, अण, कंठ, अण। जंगल, बराबर न। चंदन, न। रंग, रंग, र के ऊपर। हंस, उसी तरह संग। मैं बोलता हूँ वो ध्यान में रखना, मेरे उच्चार को देखो, आपको पता चलेगा कौन से में पंचम वर्ण है, कौन से में यर लव लगा है, वो आपको पता चले, कौन से में अम लगा है वो आपको पता चल जाएगा। ठंडा, अण, ठंडा। कंबल, कंबल, म, कंबल। संतोष, न, संतोष, संतोष। अंबर, अम, देखो यहाँ पर तो है ही, अनुस्वार ही है, अम। अंबर, अंबर। यहाँ पे पंख, 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 ध्यान में रखो। यहाँ पर है वंश, वंश, वंश बोलते हैं ज़्यादातर, तो वंश, वंश। यहाँ पे होता है मंडल, न, मंडल, तो उसी के आधार पर पंचम वर्ण के आधार पर हुआ, बराबर। यह है पंकज, पंकज, और यहाँ पर है संस्कार, संस्कार। क्या हुआ? संस्कार। तो उसी तरह से आपको उच्चार को समझकर उच्चार के साथ क्या परिवर्तन आता है, परिवर्तन के अनुसार पंचम वर्ण में है, संयुक्ताक्षर में है, द्वित्व वर्ण में है, ऊष्माक्षर में है, उसको ध्यान में भली भांति रखकर आपको अनुस्वार लगाना है। तो उसके आधार पर आपको अभ्यास प्रश्न में ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको आपकी फेयर बुक में लिखने हैं। एक और क्वेश्चन
और दूसरी ओर आपको इस तरह से आंसर बनाकर लिखना है। गोल्डन में जो दिया गया है अभ्यास प्रश्न, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, तो आपको वो सारे तैयार करने हैं। आशा रखता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, बराबर। अब जो है दूसरा जो ऐसा है, जैसे है संवाद, मंद। अब मैं 2 बार बोलूँगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। संवाद, ये राइट है सभी, बराबर, हल सही थे। मंद, संयुक्त, मंजील, गंगा, मंगल, संसार, संगम, चंचल, संयोग, कंठ, जंगल, चंदन, रंग, हंस, संग, ठंडा, कंबल, संतोष, अंबर, पंख, वंश, मंडल, पंकज और संस्कार। ये सारे मैंने 2-3 बार आपके सामने इसीलिए उच्चारित किए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि पंचम वर्ण के आधार पर क्या परिवर्तन हुआ है, अनुस्वार के रूप में क्या परिवर्तन हुआ है, य र ल व ह उसके अनुसार क्या परिवर्तन हुआ है, और द्वित्व वर्ण के अनुसार परिवर्तन क्या हुआ है, वो आपकी समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने ये उच्चार किया है। तो अब अगले टॉपिक में हम मित्रों मिलेंगे। गुड बाय। तो विद्यार्थी मित्रों, अनुनासिक। तो अनुनासिक का मतलब है स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह तथा नासिका, मुख और नासिका दोनों की ओर से, दोनों रास्तों से वायु निकलती है उच्चारण के साथ, उसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जो इसका जो चिन्ह है अर्धचंद्र ऊपर छोटी सी बिंदी, यानी उसे चंद्र बिंदु बोला जाता है, बराबर है। क्या बोला जाता है उसको? चंद्र बिंदु बोला जाता है। अब अनुनासिक स्वर के प्रयोग में ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बता दूं। तो हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा ऊपर लाइन के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी की जो मात्रा है उसका प्रयोग किया जाता है, परंतु शिरोरेखा पर स्वरों की मात्रा लगी होने पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगर शिरोरेखा के स्थान पर, अगर शिरोरेखा के ऊपर स्वरों की मात्रा अगर बनी हो तो उस पर चंद्र बिंदु की जगह पर आपको क्या करना है? सिर्फ बिंदु लगाना है। आगे हम देखेंगे, बराबर। फिर भी यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर गेंद, ए है स्वर, है स्वर की मात्रा, तो गेंद है, गेंद। तो अगर उस पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे? अनुस्वार, तो क्या होगा? गेंद, बॉल। जोक, ओ आता है यहाँ पे, देखो जोक स्वर की मात्रा है, तो यहाँ पर होगा जोंक। क्या होगा? जोंक, बराबर। उसी तरह अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में हमको सावधानी रखना जरूरी है, अपेक्षित है। कभी कभी उसके गलत प्रयोग करने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हस शब्द लिया है, धातु रूप शब्द लिया है हस। अगर उस पर हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? देखो यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदी लगाई है, हंस, हस, हस, हंसने की क्रिया, हंस, हंसने की क्रिया, अनुनासिक का प्रयोग। जबकि इसी शब्द पर अनुस्वार बिंदी का प्रयोग किया है, सिर्फ बिंदी का, तो हंस शब्द हो गया। हंस एक पक्षी का नाम है,
जो अनुस्वार का प्रयोग करने पर दोनों शब्दों के अंदर क्या परिवर्तन हुआ ये आपको पता चल गया मित्रों। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रयोग करते समय, ये सावधानी रखनी है। अब आगे है कि सदैव ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन है। क्या है? उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो अनुनासिक स्वर माना गया है और अनुस्वार को व्यंजन माना गया है। इनके प्रयोग में कहीं कहीं अर्थभेद भी दृष्टिगोचर होता है, अर्थ बदल जाता है, तथा इनके यथारूप प्रयोग न करने पर भी अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है। अगर योग्य रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो भी अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ एक वाक्य लिखा है, खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। बहुत सरल सिंपल वाक्य है, आपकी समझ में आ जाए ऐसा है। आपको पता भी चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, कि भाई खिड़की बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर बद लिखा है। अगर बद लिखा है तो ये सेंटेंस सही नहीं है, ये हमारी समझ में आ जाता है, क्योंकि बद का अर्थ क्या होता है? बुरा। बद यानी बुरा, बराबर। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या? बंद, बराबर। तो खिड़की बंद कर दो यानी बंद करने की प्रक्रिया जो बतानी है, वो बंद शब्द यहाँ पे रखने से उसका सही अर्थ हमें दिखाई देता है। दूसरा वाक्य है, पैर में कांटा चुभ गया। कांटा, कांटा शब्द है, देखो, पैर में कांटा चुभ गया। कहना क्या है? पैर में कांटा चुभ गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कांटा, तो अर्थभेद हो गया, वाक्य गलत हो गया। हमें चाहिए कांटा। तो कांटा का मतलब क्या होता है? काटना, चीर डालना, बराबर, फाड़ डालना। लेकिन यहाँ पर है कांटा। कांटा यानी किसी कांटेदार पौधे का नुकीला भाग, चाहे वो बबूल का हो, बेर का हो, कोई भी कांटा हो सकता है जो कांटेदार है, इसी पौधे का एक हिस्सा, बराबर। अब इसमें हम देखते हैं, अभी आगे हम देखें उसके आधार पर। जैसे यहाँ पर है बांसुरी, शब्द में बोलता हूँ बांसुरी, कारवां, कारवां, बेत। देखो यहाँ पे स्वर है इसीलिए चंद्र बिंदु नहीं लगा, सिर बिंदु लगा। बेत, छोटी सी लकड़ी। हींग, ई लगी है इसलिए चंद्र बिंदु नहीं लगा। ऊंट, चंद्र बिंदु लगा है। सांप, बराबर, सांप। पांच, सौंफ, देखो यहाँ पर औ है इसीलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह पर सिर्फ बिंदु लगा है। सौंफ। अंधेरा, अंधेरा। बांटना, बांटना। उंगली, उंगली। हंसना, हंसना। चांद, चांद। गंवार, ग्राम्य अशिक्षित व्यक्ति, गंवार। आंचल, साड़ी का पल्लू, छोर। आंचल। जांच, निरीक्षण करना, जांच। घूंघट, घूंघट। दांत, दांत। आंगन, आंगन। और गांव, गांव। तो जहां पर स्वर की मात्रा लगी है वहां पर क्या हुआ? सिर्फ अनुस्वार। जहां पे स्वर की मात्रा नहीं है वहां पे क्या लगा? अर्धचंद्र बिंदी लगी। आपको मित्रों ये याद रखना है और अच्छी तरह से उसको समझकर आपको उसका प्रयोग भी करना है। अब जाते हैं नुक्ता में। नुक्ता यानी एक बिंदी लगाना है। खास करके मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, आपके लिए 9th के स्टूडेंट्स के लिए ज और फ वाले जितने भी शब्द आते हैं अरबी, फारसी और अंग्रेजी के, वो सभी शब्दों में से आपको ज और फ जहां पर है उसके नीचे बिंदी लगाना है। उसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश है। अलग अलग भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है। आपको उसमें क्या करना है, बराबर, कि उसके अंदर अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू ऐसे कई शब्द आते हैं। तो उन शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण है उसके लिए
व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, उसको बोलते हैं नुक्ता। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके प्रयोग करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है। अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त है ना, उपयोग में आने वाले छोटा ज तथा फ व्यंजन के नीचे हमेशा बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु लगाना आवश्यक है। दूसरा नियम, हिंदी में क, ख तथा ग जैसे व्यंजनों में नुक्ता का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। यदि हो तो भी आपको सिर्फ ज और फ पर ही ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे शब्दों को ही ध्यान में रखना है, याद रखना है। नुक्ता प्रयुक्त व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण अपेक्षित है, क्योंकि जो भाषा यहाँ पर दी जाती है वो भाषा का शुद्ध उच्चारण आप करोगे तभी उसके नुक्ता का पता चलेगा। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी है, उसका शुद्ध उच्चारण करना। बाद में मैं आपको कैसे करना है वो बताऊंगा, वो आप देख लेना, बराबर समझ लेना। अब जो बात आती है कि वांछित यानी कि इच्छनीय है, वो ऐसे स्थानों पर नुक्ते का प्रयोग अति आवश्यक होता है, क्योंकि नुक्ते के कारण कहीं कहीं शब्दों के अर्थों में परिवर्तन भी हो जाता है। अपवाद, हाँ, ये आपको ध्यान में खास रखना है कि जब भी आप नुक्ते का प्रयोग करो तो ऐसा न हो कि उसके अर्थों में परिवर्तन हो जाए। जो शब्द जैसा है नुक्ता के अनुसार उच्चरित होता है वैसा ही आपको लिखना है। देखो यहाँ पर सिमिलर शब्दों में फर्क क्या है, उच्चार का है। उच्चार पर से आपको पता चल जाता है कि नुक्ता वाले शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ पे राज, ज के नीचे बिंदु है, देखो नुक्ता लगा है, तो ये बोला जाएगा राज। क्या बोला जाएगा? राज। राज यानी रहस्य, क्या? रहस्य, सस्पेंस। यही शब्द नीचे लिखा है बिना नुक्ता के तो बोला जाएगा राज। क्या बोला जाएगा? राज। राज यानी शासन, क्या? शासन। उसी तरह यहाँ पे है नुक्ते वाला सजा। क्या है? सजा। सजा यानी दंड करना, बराबर, पनिशमेंट देना। तो यहाँ पर वही शब्द को बिना नुक्ते के बोला जाएगा सजा। सजा यानी सजाना, सजावट करना। तो इसी तरह से आपको उच्चार को ध्यान में रखते हुए शब्दों का उच्चारण करना है और वहीं पर आपको नुक्ता लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान में रखो मैं कैसे करता हूँ नुक्ता वाले शब्दों का उच्चारण। काफी, काफी, कॉफी नहीं, काफी। जमीन, जमीन। जमींदार, जमींदार। देखो मैं जमींदार नहीं बोलता हूँ, जमींदार। जबान, जबान। दफ्तर, दफ्तर। कहाँ पर जोर आता है? ट्रैफिक, ट्रैफिक। फाइल, फाइल। बाजार है तो बाजार, लेकिन बोला जाता है नुक्ता है तो बाजार, बाजार। गजब, गजब। जमाना, जमाना। फिल्म, फिल्म। तूफान, तूफान। गुजारा, गुजारा। दर्जी, दर्जी। नामजद, नामजद। दहलीज, दहलीज। फसल, फसल। मजदूर, मजदूर। जर्द, जर्द। नज़र, नज़र। नज़र नहीं, नज़र। समझ गए? तो उच्चारण पर से ही आपको पता चल जाएगा। जब भी आप ज और फ पर, यहाँ पे जो शब्द है उसमें ज और फ पर जहाँ पर भी नुक्ता लगा है आपको उसका उच्चारण इसी तरह से करना है। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
जैसे कि लिखा है कि निम्नलिखित शब्द में उचित स्थान पर नुक्ते का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर नुक्ता नहीं लगाया है क्वेश्चन में, गीजर बोला, गीजर क्या है, गीजर, लेकिन नुक्ता ज पर लगाने से क्या हो जाएगा, गीजर, क्या होगा, गीजर। उसी तरह जेवर शब्द है, उसमें अगर आप उचित नुक्ते का प्रयोग करेंगे, पहले तो बोला जाएगा जेवर, क्या बोला जाएगा, जेवर। यहाँ पर जोर, जोर में उचित स्थान पर नुक्ता लगाने से क्या हो जाता है, जोर, क्या हो जाता है, जोर। तो उसी तरह से आपको नुक्ता लगने पर ऐसे ऐसे शब्दों पर कैसे उच्चारण होता है उसका ध्यान रखना है। अब हम ये चारों टॉपिक है, वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता, आपके गोल्डन में वर्कशीट नहीं दी गई है, तो मैंने ये आपको वर्कशीट बना के अभ्यास के लिए चारों टॉपिक की वर्कशीट दी है, जो आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है आंसर के साथ। पहले में आपको वर्ण विच्छेद करना है, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, परिश्रम, सृष्टि, उज्ज्वल, उल्लास, वैज्ञानिक, सुगम, लज्जा, कसौटी, ब्राह्मण, सौभाग्य। यहाँ पर है हस्ताक्षर, समुद्री, विज्ञापन, योग्य, अतिथि, पर्वत, प्रसिद्ध, लक्ष्मी, भूमि और चम्मच। अब आपको कैसे करना है वो भी एक मैं आपको बता, जैसे कि यहाँ पर परिश्रम है, तो परिश्रम में प, तो प प्लस अ, प हलंत रहेगा, री बराबर परी, ई, र हलंत और छोटी ई, क्योंकि रस्व है, छोटी ई, स र अ, स र, स प्लस र प्लस अ, स्र, म प्लस अ, तो परिश्रम ऐसे लिखा जाएगा, बराबर। तो उसी तरह से आपको भी ये सारे शब्दों का, वर्णों का विच्छेद करके आंसर लिखना है। किसमें, FB में, फेयर बुक में, जहाँ से आपका ग्रामर का टॉपिक शुरू होता है, स्पर्श वाली बुक में, उसी में। अब उसी वर्ण विच्छेद में आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो है वर्कशीट में कि वर्ण विच्छेद जो किए हैं उनका आपको शब्द में लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है फ प्लस अ प्लस स प्लस अ, तो क्या हुआ, फ प्लस अ बराबर फ, स प्लस अ बराबर स, तो फ स ल प्लस अ, फ स ल। तो इसी तरह से सभी शब्दों का आपको शब्द बनाना है, वर्ण विच्छेद को आपको शब्दों में परिवर्तित करना है। और ऐसे ही अनुस्वार की भी वर्कशीट दी है, जिसमें आपको शख, व्यजन, भजन, नदन, सग, फदा, ककड़, गगा, अतर, कघा, कच्चन जघा, तुरग, मयक और पतग ऐसे शब्द दिए हैं जिस पर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, अनुस्वार का। जैसे यहाँ पर शंख है, तो शंख में क्या आएगा, बिंदी, शंख, श के ऊपर शंख। व्यंजन, मंजन, नंदन, उसी तरह से बराबर आगे जाते हैं, तो ये भी आपको उसमें लिखना है। अब जाते हैं आगे, जिसमें अनुनासिक का प्रयोग आपको करना है उचित स्थान पर। जैसे यहाँ पर है आंचल, भंवर, सास, कुंवारा, फांसी, दांत, बूंद, चाँद, अधेरा, पाँच, गाँव, लड़किया, सांप और कापना। आपको क्या करना है, इसके अंदर अनुनासिक का प्रयोग करना है और बाद में यहाँ पे सामने लिखना है। फेयर बुक के अंदर आपको ये करना है, बराबर। जैसे आंचल, तो आ पर अर्धचंद्र बिंदी आएगी, बवर, ब के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी आएगी, भंवर। सास, सासू माँ नहीं, सांस, जो हमारे नाक से निकलती है, अर्धचंद्र बिंदी, सांस। तो उसी तरह आपको बनाना है, बराबर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।